बताया था कि साथ एक दावा फाइल होता है ओरिजिनल साइट में, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अभी मैं करवा दूंगा आपका पोजीशन डिक्लेरेशन मांगते हैं जो भी आप हैं। उसके बाद चाहे कोई भी फैसला होता है इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन पे होता है या मैरिज ऑफ द केस पे होता है, तो हमेशा जिसके खिलाफ होता है फैसला, जो एग्रीड पर्सन होता है या एग्रीड पार्टी होती है, उसको कानून राइट देता है अंडर स्टैट्यूट अपील। एम आई विद यू? ज्यादातर राइट ऑफ अपील कन्फर्म होता है। एम आई विद यू? कि वो कौन से प्रिंसिपल पे, जुरिस्प्रूडेंस के प्रिंसिपल पे, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी। एम आई विद यू? आप सुनिए, अब अपील होती क्या है, ये मुख्तलिफ तरीकों से फाइल होती है। अपील इज नथिंग बट a statutory right conferred upon an aggrieved party, am I with you, to challenge the order, the judgment or decree passed against him. Am I with you? It is a statutory right. कोई कागज सामने नहीं बना के दिया, कानून में राइट दिया है, वो कानून के अंदर मौजूद है। Am I with you? A statutory right which is conferred upon an aggrieved party. देखो aggrieved party कौन होती है? aggrieved का मतलब क्या है? जिसके राइट्स मजरूह हुए हो, उर्दू में बताना है। तो एग्रीड पार्टी पे राइट है कि भाई आपका जो फैसला दिया है जज साहब ने, आप उसको वो करेंगे अपील के अंदर चैलेंज करें। अब सुनिए, इन अदर वर्ड्स अपील इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स। देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपील इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल प्रोसीडिंग्स। क्यों? क्योंकि जब अपील के अंदर आप जाते हैं तो व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ अपील? इन अपील यू हैव टू अटैक, इन अपील यू हैव टू अटैक। यू से मुराद है द एग्रीड पार्टी हैज टू अटैक, द एग्रीड पार्टी हैज टू चैलेंज। देखिए, अटैक करती है, चैलेंज करती है द फाइंडिंग्स ऑफ द लोअर कोर्ट, द फाइंडिंग ऑफ द लोअर कोर्ट। आगे लॉ समझ के देखिए, मैं स्लो एंड स्टेडीली आपको बता रहा हूं। अपील का फॉर्मेट अलग होगा। अपील के अंदर आप अटैक करेंगे, देखिए आप अटैक करेंगे, आप चैलेंज करेंगे कि सर ये फाइंडिंग जो है, जो नीचे की अदालत की, इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, या इट हैज मिसरेड द एविडेंस अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। आ रहा है, ये सारे ग्राउंड्स हो गए आपके। इट हैज नॉट कंसिडर्ड द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। एम आई विद यू? It has overlooked the statutory provisions of law which were applicable to the case. Am I with you? It has not read the relevant available documents available on record. Am I with you? जो available जो document मेरे को support करते थे, the court has not considered, the court has not read those material. Had the court would have gone into it, the judgment would have been something else. आ रहा है लॉ समझ के अंदर? तो अपील के अंदर उसका कैरेक्टरिस्टिक बिल्कुल अलग है। इन अपील इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल प्रोसीडिंग। द appellant challenges, attacks the findings of the lower court. अब देखिए, अपील के मुख्तलिफ दायरे पहले समझ लीजिएगा। एक अपील होती है जो हम सेक्शन 96 में एडीजे साहब के पास फाइल करते हैं। जो बच्चे कोर्ट में जाते हैं उनको थोड़ा बहुत पता होगा। एडीजे साहब, डीजे साहब जिसको कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज के पास हम फाइल करते हैं। Am I with you? वो कौन सी अपील होती है? सेक्शन 96 में उसका लिमिटेशन क्या है? 30 दिन। उसका लिमिटेशन क्या है मेरे बच्चे? 30 दिन। अब आप कहेंगे सर मिसाल, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, देखिए सुनिए। अगर ये लड़के ने सूट फाइल किया है, सूट फॉर डिक्लेरेशन पोजीशन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का लोअर कोर्ट में, और प्रॉपर्टी की वैल्यू लोअर कोर्ट में कब हम फाइल करते हैं? जब प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.5 करोड़ से कम है। हाईकोर्ट का आजकल 1.5 करोड़ चल रहा है ना वैल्यूएशन, एम आई विद यू? कम है तो हम जो है लोअर कोर्ट में फाइल करते हैं। आपका जो सूट जो है 1.5 करोड़ है, कितना है? 4.5। हाँ 4.5 है। यस यू आर राइट। नहीं 3.5 नहीं, या कुछ किया है उन्होंने, कुछ बढ़ा है, पर हमने हाईकोर्ट का वैल्यू से कम डिस्प्यूट है, हमने वहां पे लोअर कोर्ट में फाइल कर दिया। लड़के ने सूट फॉर डिक्लेरेशन पोजीशन, ये लड़के का केस डिसमिस हो जाता है, मैरिट्स में चलता है, एविडेंस से लड़के का जेंटलमैन का केस डिसमिस हो जाता है। ये कहता है वकील साहब फाइल करें, अपील कहाँ लाई करेगी? लीजिए डीजे साहब के पास। वो अपील अंडर सेक्शन 96 वो कहलाती है फर्स्ट अपील। वो क्या कहलाती है मेरे बच्चों? फर्स्ट अपील कहलाती है। एम आई विद यू? अगेंस्ट द फाइनल जजमेंट एंड डिग्री ऑफ द जो भी होगा, थर्ड सीनियर सिविल जज कराची, जो भी होगा। एम आई विद यू?
उसका लिमिटेशन क्या है बेटा? 30 दिन। एम आई विथ यू? आ गया समझ में? क्लियर है बात ना? अगर फर्ज करें अल्लाह ना करे बच्चे ने फाइल की अपील, एम आई विथ यू, और वो फर्स्ट अपील भी डीजे साहब को सुनते या ट्रांसफर कर देते हैं डीजे साहब को कि तुम सुनो, और वो अपील भी बच्चे की फर्स्ट अपील डिसमिस हो जाती है, एम आई विथ यू? इसके पास कानून में क्या राइट है? फाइल अ सेकंड अपील, और सेकंड अपील कहाँ लाया करेगी? हाई कोर्ट के अंदर अंडर सेक्शन 100 CPC। और उसका लिमिटेशन कितना है? उसका लिमिटेशन कितना है? 90 डेज। 90 डेज विद यू? उसका लिमिटेशन कितना है? 90 डेज। देखिए आज प्रोविजन अपील के सारे सीख लें। Am I with you gentlemen? Yes. आ रहा है लॉ समझ के अंदर? Yes. आ गया? जी। अब ये लड़के ने अपील फाइल कर दी हाई कोर्ट में। जज साहब ने ये लड़की की सुनी अपील, उन्होंने कहा नहीं भाई आपका कोई केस बनता नहीं है, तो फाइंडिंग है ट्रायल कोर्ट की, एडीजे साहब की बिल्कुल सही है, हम आपकी सेकंड अपील भी डिसमिस करते हैं। Am I with you? हो गया, छुट्टी हो गई। अब इनके पास क्या राइट है? आखिरी अदालत कौन सी है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब जरा सुनिए, अब वहां पे अपील फाइल होती है। देखिए जरा समझिएगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट का। ये निचली अदालत से भी हारे हैं, ये एडीजे साहब की अदालत से भी हारे हैं, ये हाई कोर्ट से भी हारे हैं। इनके पास वकील साहब के पास जाएंगे, वकील साहब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी है, ग्रांटेड सुप्रीम कोर्ट रूल्स, एम आई विद यू? वो सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील फाइल होती है, इनडायरेक्ट सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील, CPLA आपने नाम सुना होगा सुप्रीम कोर्ट में। सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील वो फाइल होती है। जरा समझिएगा, इसका फर्क अलग है। इसका लिमिटेशन कितना है? 60 डेज। इसका लिमिटेशन कितना है सुप्रीम कोर्ट में जाने का? 60 डेज। Am I with you? From the date of the judgment of the High Court. ना समझ पाए तो रोक के मुझसे पूछिएगा। अब यहाँ पे तो आप सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील फाइल करते हैं, देखेंगे क्या होती है। ये होती है आपकी राइट ऑफ अपील नहीं होती, ये आप पिटीशन फाइल करते हैं, सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील, इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ राइट ऑफ अपील। Am I with you? राइट ऑफ अपील नहीं होती। अब इसके अंदर लिमिटेड स्कोप होता है। इसके अंदर क्या होता है? लिमिटेड स्कोप होता है। अब आपका ये कागज़ मुझे पता है कैसे लिमिटेड स्कोप होता है, जरा समझिएगा। Why is it limited scope? In a sense कि here you will have, you से बुलाने the advocate for the petitioner will have to make up a prima facie case for the grant of leave to appeal. देखिए, the advocate for the petitioner will have to make a prima facie case for the grant of leave to appeal on the point of law. देखिए point of law पर ये grant होती है, फैक्ट्स पे नहीं जाता सुप्रीम कोर्ट कभी, ऑन द पॉइंट ऑफ लॉ। आता है समझ के अंदर? एडवोकेट साहब को बड़ा लिमिटेड स्कोप है इसका कि यू शो आइदर द subordinate courts have misread the evidence, the subordinate court has not considered the available documents of record, or it has misinterpreted any statutory provision of law. Am I with you? Or it has overlooked and not applied the law correctly to the facts and circumstances of the case. देखिए very limited scope है। अगर फैक्ट्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि फैक्ट्स हैज बीन थ्रेश्ड आउट, फैक्ट्स तो निचली अदालतों ने देख लिए, हम नहीं जाएंगे फैक्ट्स में। यू हैव टू सेटिस्फाई द पॉइंट ऑफ लॉ। अगर आप मुझे पॉइंट ऑफ लॉ में सेटिस्फाई नहीं करते कादिर साहब, द सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील गेट्स डिसमिस्ड, वहीं आपके दरवाजे बंद हो जाते। पहले समझ लीजिएगा, आखिरी अदालत आपको उस पिटीशन डिसमिस कर देती। अब सुनिएगा, when this civil petition for leave to appeal will be converted into an appeal, जरा सुनिएगा, अगर आपने सेटिस्फाई किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कि सर the subordinate courts या the court forum bureau high court has misread the available evidence of record, has not considered the evidence, has failed to apply the principles of law, has misinterpreted any provision of law, कोर्ट में, ये डिस्क्रिशनरी रेमेडी है, देखना याद रखिएगा, द कोर्ट में ग्रांट यू द लीव टू अपील। सुप्रीम कोर्ट आपको लीव टू अपील ग्रांट करती है, और ये जो आपकी पिटीशन होती है CPLA विल बी कन्वर्टेड इनटू अ रेगुलर अपील। फिर वो अपील में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर CPLA का नंबर आपका 50 है
और लीव ग्रांट हो गई है 50 ऑफ 2020, तो उसका अपील नंबर फिर कन्वर्ट होके 78 ऑफ 2020 हो जाएगा और वो अपील में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर द ग्रांट ऑफ लीव टू अपील। देखिए प्रोसीजर समझ लीजिएगा, पहले पिटीशन फाइल होती है, पॉइंट ऑफ लॉ आपने सेटिस्फाई किया, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अपील। एम आई विद यू? अगर नहीं कर सके वहीं दरवाजे बंद हो जाते हैं, छुट्टी हो जाती है, पिटीशन इज डिसमिस्ड। आ गया? कुछ समझ में आया? अब सुनिए, जब सुप्रीम कोर्ट आपको लीव टू अपील ग्रांट कर देती है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू एन अपील, then the entire matter reopens before the Supreme Court. Am I with you? The entire matter reopens before the Supreme Court. Entire matter से मुराद क्या है? आप कहेंगे खालिद साहब बताएं entire matter से क्या है? यानी पूरा चट्टा खुलेगा केस का, प्लेन दावा, रिटन स्टेटमेंट, एप्लीकेशन है, मुख्तलिफ कोर्ट्स के ऑर्डर, ट्रायल कोर्ट के, एडीजे के, डीजे के, हाई कोर्ट के ऑर्डर, एविडेंस होगा, पूरी टेस्टिमनी सुप्रीम कोर्ट के सामने चट्टा खुलेगा और वो फिर आपकी सुकून से सुनेंगे ऑन मैरिट्स। आया? समझ में आया? अपील एमएलए सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर है। अब जरा समझाइए, ये तो मैंने आपको बिल्कुल सीधा साधा बताया। लड़के ने सूट फाइल किया, सूट डिसमिस हुआ, इससे फर्स्ट अपील फाइल की, डीजे के पास डिसमिस हुई, इससे सेकंड अपील हाई कोर्ट में फाइल की, डिसमिस हुई, इस सुप्रीम कोर्ट में गया, अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो सीपीएलए में डिसमिस हो जाता है, अगर सेटिस्फाई करता है प्राणा फसाई तो लीव ग्रांट होकर अपील में कन्वर्ट हो जाता है और फिर सुनता है। एक और समझिएगा, देखिए अंडर द सुप्रीम कोर्ट जहां पे कॉन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग्स होती हैं कोर्ट्स की, कॉन्फ्लिक्टिंग से समझते हो बेटा, वरायंस, एक कोर्ट ने इसके फेवर में दिए और दूसरी कोर्ट ने इसके अगेंस्ट दिए। हमें जो कॉन्फ्लिक्टिंग फाइंडिंग है, देखिए ये लड़का हर जगह से हारा है, कॉन्करेंट फाइंडिंग्स है। हमें जो देखिए लीगल वर्ड्स है, कॉन्करेंट फाइंडिंग नहीं, एक के बाद दीगरे, एक के बाद दीगरे आपके खिलाफ ही हुई है सारे डिसीजन। हमें जो तो वहां पे तो आप सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील फाइल करते हैं, मगर कुछ जगहों पे ऐसा है, कानून ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है। अभी मैं बताता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 185(2) के अंदर है, आप नोट कर लीजिएगा, अंडर आर्टिकल 185(2) के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जहां पे राइट ऑफ डायरेक्ट अपील कंफर्म किया है सुप्रीम कोर्ट में जाने का पार्टी। मैं विद यू, जहां पे राइट ऑफ डायरेक्ट अपील दिया है कि नहीं आप पिटीशन, सिविल पिटीशन फॉर लीव टू अपील ना फाइल करें, अब डायरेक्ट अपील में जाए, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अंडर आर्टिकल 185(2). अब वो कौन सी वो कब है, देखिए समझिए वो कब है। फर्स्ट करें कि ये इन्होंने सूट फाइल की, एम आई विद यू, इन्होंने सूट फाइल की, एम आई विद यू। सूट जो है वो इनका डिसमिस होता है, ट्रायल कोर्ट सिविल जज इनका डिसमिस करता है। ये फर्स्ट अपील में आते हैं अंडर सेक्शन 96 डीजे साहब के पास, डीजे साहब इनकी अपील सुनते हैं और इनकी अपील अलाउ करते हैं। सुनिएगा, इनकी अपील अलाउ कर देते हैं, यानी ट्रायल कोर्ट का फाइंडिंग जो है वो सेटिस्फाइड। अब आप आते हैं हाई कोर्ट के अंदर, जो आप जीते हुए थे ट्रायल कोर्ट से, आप आते हैं हाई कोर्ट में सेकंड अपील के अंदर, समझे, सेकंड अपील में आते हैं और हाई कोर्ट आपकी सेकंड अपील सुन के आपकी अलाउ करती है और फिर से इसका केस डिसमिस करती है। देखिए फाइंडिंग वैली हुई, देखिए फाइंडिंग वैली हुई, बराइज हुआ है ना, आ रहे हैं। अब ये लड़के को क्या राइट है सुप्रीम कोर्ट में जाने, ये डायरेक्ट अपील फाइल करेगा अंडर आर्टिकल 185(2). देखिए वो पिटीशन के लिए नहीं है, वो डायरेक्ट अपील फाइल करेगा। और इसमें देखिए अक्सर वकीलों से भी गलती होती है और लिटिगेंट से, इसका लिमिटेशन कितना है 30 डेज। डायरेक्ट अपील का लिमिटेशन कितना है 30 डेज, 60 दिन नहीं है, 60 दिन नहीं है, 30 डेज। आनंद लोग समझ के नहीं, am I with you? देखिए कि where the findings are not concurrent but varies, conflicting finding है, एक कोर्ट की इसके फेवर में है, एक कोर्ट ने उसके अलग दी है, then the right of direct appeal under article 185(2) will lie before the honorable Supreme Court of Pakistan। आनंद लोग समझ के। तो मैंने आपको अपील का प्रोविजन पढ़ाया। What is an appeal? Appeal is nothing but a continuation of the original proceedings. It is a right which is conferred by the statute. Am I with you? A right which is conferred by a statute. अगर statute में अपील का right नहीं दिया तो आप क्या अपील फाइल करेंगे? बहुत से statute में right नहीं है। Order attains finality, ठीक है ना? फिर आप revision में जाते हैं। Am I with you? फिर आप revision का कहीं वो दिया हुआ है 115 के अंदर जब मैं पढ़ा हुआ आपको। अगर appeal is a right which is conferred by statute upon an aggrieved party to challenge, to attack
जजमेंट एंड डिग्री ऑफ द कोर्ट। हमारे आगे यहाँ तक। अब जरा स्कोप देखिएगा, हमारी अदालतों ने बड़ा अच्छा व्यू दिया है, हमारी अदालतों ने बहुत अच्छा व्यू दिया है। फर्ज करें कि ये लड़के ने दावा फाइल किया है और ये लड़के के खिलाफ और ये लड़का हारता है। हु इज एन एग्रीड पर्सन, ही ना, जो भी बच्चे का नाम, ही एज अ, जो हैदर साहब, ही एज अ राइट ऑफ अपील, हैदर करके उन्होंने एपेलान करके अपील फाइल की। है ना विद मगर कानून ने फ्लेक्सिबिलिटी दी है। देखिए वो जजमेंट में आपको पढ़ाऊंगा और रीसेंट जजमेंट भी है। फॉर द फर्स्ट टाइम पीएनडी 1969 सुप्रीम कोर्ट वजीर अली इंडस्ट्रीज वर्सेस एचएफ साया, पढ़ लीजिएगा। पीएनडी, अभी पेज मुझे याद नहीं, पीएनडी 1969 सुप्रीम कोर्ट, ये मुझे याद है, वजीर अली इंडस्ट्रीज वर्सेस एचएफ साया। उन्होंने व्यू बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लिया है, वजीर अली इंडस्ट्रीज वर्सेस एचएफ साया। उन्होंने बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया है। क्या व्यू लिया है? जरूरी नहीं है कि वो ही इज अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स। एम आई विद यू? जरूरी नहीं है कि ही इज अ पार्टी टू द प्रोसीडिंग। ये हैदर साहब ये फाइल करें, क्या पता सर हैदर साहब ने तो सूट फाइल किया है, मगर सर उसकी छोटी बहन जो है वो को ओनर है और हैदर साहब ने उसको पार्टी नहीं बनाया सूट के अंदर। एम आई विद यू? अब वो लड़की जो है उसका, हैदर साहब तो हार गए, वो लड़की कहती है प्रॉपर्टी के अंदर मैं भी को ओनर हूं, मेरे भाई ने मुझसे छुपाया था और मुझे तो अभी पता चला है सर कि हमारे खिलाफ ये जजमेंट आ गया है। क्योंकि भले उसकी बहन वो पार्टी नहीं थी, मगर इफ शी कैन शो बिफोर द कोर्ट कि शी इज आल्सो एग्रीड बाय द जजमेंट एंड डिग्री ऑफ द कोर्ट, वो लड़की जो भी इसकी बहन का नाम होगा वो भी एपेलांट चैलेंज कर सकती है बाय फाइलिंग एन अपील। उसको वो बताना है, मगर उसको बताना है कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है कि सर मेरा राइट मजरूह हो रहा है जजमेंट ऑफ डिग्री के से। एम आई विद यू? ही मे नॉट बी द पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स, एम आई विद यू, बट स्टिल इफ ही कैन शो दैट हिज राइट्स आर अफेक्टेड बाय द जजमेंट एंड डिग्री, वो अपील फाइल कर सकते हैं। I mean, ये ना समझे कि only those person can file the appeal who are a party to the proceedings. No, कानून में उसकी flexibility बड़ी चौड़ी की है कि नहीं साहब, even if you are agreed by the judgment and decree, तो even any person, I mean, you whose rights are affected by the judgment and decree can come forward and show कि तुम्हारे भाई कैसे मजबूर हो रहे हैं, मुझे बता दो। अगर तुम satisfy कर देते हो कि भाई सर मेरे भाई के साथ मैं भी को ओनर हूँ जो मेरे भाई ने छुपाया था, am I with you? Why not? I can find it. आगे समझ में आएगा। एक तो ये यहाँ। अब कुछ जगहों पे इंटर अपील जो है वो फाइनल जजमेंट डिग्री के खिलाफ होती है, मैंने आपको बताया। मगर कुछ जगहों पे इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स के खिलाफ होती है, जैसे हाई कोर्ट के अंदर आप करते हैं, पहले समझ लीजिएगा। अपील अंडर 90, आपको किताब लानी पड़ेगी, मैं समझाऊंगा। अपील अंडर 1980 ऑफ द लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस, सीपीसी में अमेंडमेंट आया था लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस के अंदर, देखें उसके अंदर अमेंडमेंट आया था और उसमें हम हाई कोर्ट अपील फाइल करते हैं अगेंस्ट द इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स। इंटरलॉकेटरी ऑर्डर्स नॉर्मली कोर्ट कहता है हम एंटरटेन नहीं करेंगे, मगर सर मेरा राइट मजरूह हो रहे, मेरे पे राइट कन्फर्ड है। मैं भी आपको वो लैंग्वेज पढ़ाऊंगा, वो उसकी ऑर्डिनेंस की मैं बात आपसे किताब, उसमें राइट दिया गया है कि नहीं कादिर साहब, अगर आपके राइट इन्फ्रिंज होते हैं, भले कोर्ट ने इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशंस पे आपका ऑर्डर किया है, आप हाई कोर्ट अपील फाइल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर मिसाल दें, आपको मिसाल देता हूँ पूरे आपने सूट की वैल्यू प्रॉपर्टी की है 5 करोड़, आपने सर हाई कोर्ट में दावा फाइल किया है, हमारे जो 5 करोड़ का आपने हाई कोर्ट में फाइल किया, आपने डिक्लेरेशन पोजीशन एंड परमानेंट इंजंक्शन मांगा, उसमें आपने एप्लीकेशन लगाई अंडर ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2, लंदन सिंगल जज, एक जज के पास गया आपका केस, आपने चलाया केस, हमारे जो इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन आपने चलाया, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की मैं आपको पढ़ा चुका हूं, हमारे जो वो सिंगल जज एक्स वाई जेड जो भी बैठे थे उन्होंने कहा नहीं भाई नहीं, कादिर साहब डिसमिस, इंजंक्शन टेम्पररी इंजंक्शन आपकी डिसमिस की, कौन सी एप्लीकेशन डिसमिस की? टेम्पररी इंजंक्शन की अंडर 39 रूल 1 एंड 2 डिसमिस किया। सूट अभी मेरा मौजूद है, सूट तो मेरा बिल्कुल है मौजूद है, मगर जो मैं इंजंक्शन मांग रहा था आपके खिलाफ, कादिर उन्होंने कहा नहीं कादिर साहब का केस नहीं बनता, नहीं बेटे मैं आपको इंजंक्शन दे दे रहा, डिसमिस। मेरा क्लाइंट कहता है सर वो तो प्रॉपर्टी बेच मांगेंगे, अरे मेरे पास क्या राइट है,
सूट हाई कोर्ट का था, मेरे पास क्या इंजंक्शन था, मेरा डिसमिस कर दिया। वो हम अपील करते हैं बाय फाइलिंग अ हाई कोर्ट अपील। Am I with you? By filing a high court appeal. Am I with you? Under that law reforms ordinance, मैं अभी आपको मंगवाता हूँ किताब, जो CPC में अमेंडमेंट आई है 1980 में। उसमें लिखा है कि कोई भी ऑर्डर, वर्ड ऑर्डर है, जजमेंट है, Am I with you? या डिग्री है, तो वर्ड ऑर्डर का क्या मतलब हुआ? इट मे बी अ फाइनल और इट मे बी इंटरलॉकेटरी ऑर्डर। Am I with you? अगर इंटेंशन लेजिस्लेचर की होती नहीं फाइनल, तो सर मैं तो फिर कादर साहब के दरवाजे बंद थे। मगर लेजिस्लेचर ने वो उसमें अमेंडमेंट के अंदर क्या डाला है? एनी ऑर्डर, जजमेंट और डिग्री। Am I with you? तो ऑर्डर में भी इंटरलॉकेटरी, तो हम इंटरलॉकेटरी ऑर्डर को हाई कोर्ट अपील में चैलेंज करते हैं। Am I with you? और वो एक जज का फैसला होता था मेरे खिलाफ। अब ये सुनेंगे कौन? दो जजेस, डिवीजन बेंच सुनती है वो जब हम चैलेंज करते हैं। हाई कोर्ट के दो जजेस उसको सुनेंगे। Am I with you? तो वो भी राइट ऑफ अपील है हमें। आया कुछ समझ के अंदर? वो भी राइट ऑफ अपील दिया है। इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट प्रोसीडिंग, मगर उसका स्कोप बड़ा लिमिटेड होगा। उसका स्कोप जो अगेंस्ट इंटरलॉकेटरी ऑर्डर जब आप जाते हैं तो उसका स्कोप लिमिट का है। देखिए अपील में तो पूरा चट्टा खुलता है मेरे का, मगर यहाँ पे तो कादिर साहब आपको राइट दिया है लेजिस्लेचर ने, आप हमारे खिलाफ आए, मगर कौन से ऑर्डर के खिलाफ आए? आप आए कि आपकी इंजंक्शन डिसमिस हुई है एप्लीकेशन, आपकी रिसीवरशिप की डिसमिस हुई है, आपकी अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी की डिसमिस हुई है, आपकी कंडोनेशन ऑफ डिले की आपकी डिसमिस हुई है। तो आपकी जो आर्ग्यूमेंट होगी या आपकी अपील होगी वो लिमिटेड इन स्कोप होगी, वो लिमिटेड इन स्कोप होगी। आप आर्ग्यू करेंगे ओनली टू दैट एक्सटेंट कि क्यों आपकी इंजंक्शन एप्लीकेशन अलाउ न की जाए। मेरिट्स में हम आपको नहीं सुनेंगे। इन दिस काइंड ऑफ अपील द मेरिट्स आर नेवर डायलेटेड, क्योंकि आपको इंटरलॉकेटरी ऑर्डर काफी आए, लिमिटेड स्कोप है। हम मेरिट्स को तो नहीं जाएंगे। आप हमें बताएं कि आपका प्रमा फसाई केस बनता है इंजंक्शन का, इररिपरेबल लॉस होता है, आपको बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस आपके अगेंस्ट है। सो दीस काइंड्स ऑफ अपील जो इंटरलॉकेटरी ऑर्डर के खिलाफ आप लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस में आप चैलेंज करते हैं, वो क्या होता है, किस नेचर का होता है? इट इज लिमिटेड इन स्कोप। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? शुड आई रिपीट वंस अगेन? नहीं आया? आ गया समझ में? अब आप दो किताबें लेके आए, एक किताब लेके आए जो भी है, बच्चे का नाम हैदर, पीएलडी 1969 सुप्रीम कोर्ट लिख लो, और एक लेके आओ पीएलडी 1980, हाँ, सेंट्रल स्टैट्यूट्स का, पीएलडी 1980 सेंट्रल स्टैट्यूट्स, याद रहेगा सेंट्रल स्टैट्यूट्स, सीएस सेंट्रल स्टैट्यूट्स 1980 का। देखो वो अमेंडमेंट मुझे पढ़ाना है जो सीपीसी में आया है। जाओ बेटा, नहीं सारा बंडल नहीं, हाँ पीएलडी 1980 सेंट्रल स्टैट्यूट्स, एमएलयू सेंट्रल स्टैट्यूट्स और पीएलडी 1969 सुप्रीम कोर्ट का लॉ इसके अंदर है। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए ये अपील का प्रोविजन है कि अपील का नेचर क्या है। आपको तो कादिर साहब ने इंटरलॉकेटरी पढ़ाया, अब अपील में जब मैं आपको ड्राफ्ट बताऊंगा तो अपील में आप चैलेंज करते हैं, अटैक करते हैं फाइंडिंग्स, ठीक है? अब जैसे ये अभी बच्चा आ जाए फिर मैं शिफ्ट करता हूं, तो ये अपील का ड्राफ्ट देखिए, आप देखिएगा कि उसके अंदर क्या है। अपील, अब मिसाल के तौर पे कभी कभार आपका सूट हाई कोर्ट में फुल फ्लैज चला, मैरिट्स चली, एविडेंस चला, आर्ग्यूमेंट्स हुई, फाइनल आर्ग्यूमेंट, और जज साहब ने आपका सूट ऑन मैरिट्स डिसमिस कर दिया कि भाई कोई स्पेशल परफॉर्मेंस नहीं, कोई इंटेंशन नहीं, जाए सूट डिसमिस ऑन मैरिट्स। अब इंटरलॉकेटरी कुछ नहीं है, सिंगल जज के जजमेंट को आप कहां चैलेंज करेंगे? कहां करेंगे? डिवीजन बेंच, डीबी के अंदर है हमारी तो दो जजेस के सामने, वो भी आपकी क्या कहलाती है? हाई कोर्ट अपील। मगर उसका जो है सेक्शन अलग होगा अंडर द लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस। तो ये सारे अपील के प्रोविजंस हैं, अपील के प्रोविजन। देखो बेटा पेस्टिंग नहीं किया करो, मैं देखो मैं ट्रस्ट को करता हूँ, बिल्कुल मैं आपको पेपर बता दूंगा, उसने भी यही लिखा, इसने भी यही लिखा, इसने भी यही लिखा, सेक्शन 14 ही सबमिट कर पा रहा है। बेटा देखो तो सही से जरा, ये है इस तरह से असाइनमेंट कर हमारे एक कैसे सारे असाइनमेंट मार्क्स अगर आमदनी नहीं करेंगे। अब हमारा क्या रहता है, मुझे अपील कराना है। अच्छा सर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं ओपन कीजिएगा, ये